नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तराखंड के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मालनपुर का निर्माण पूरा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने पुल का लोकार्पण किया, जिससे करीब 2 साल से चली आ रही परेशानी से लोगों को निजात मिल गई। पुल के लोकार्पण के लिए सीएम धामी को यहां आना था, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं पहुंच सके। उन्होंने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर रितु खंडूरी ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद रिबन काटकर पुल पर वाहनों का संचालन शुरू कराया। अब इस पुल के माध्यम से भावर, हरिद्वार, लालढांग और क्षेत्रों के लिए यात्री और मालवाहक वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 62 करोड़ से भी अधिक लागत से निर्मित सिटकुल से कोटद्वार शहर को जोड़ने वाले और अन्य कार्यों का आज हम यहाँ पर लोकार्पण, इस सेतु का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि मालन नदी पर निर्मित इस सेतु के निर्माण में राज्य में पहली बार ऐसी अभिनव तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल इस पुल का निर्माण 1 वर्ष की अल्पावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, बल्कि इस नवीनतम तकनीकी की सहायता से लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि की बचत भी हुई है। मैं इस अद्वितीय कार्य के लिए सभी अभियंताओं को, निर्माण एजेंसियों को, हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष रूप से मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय से समय निकालते हुए, चिंता करते हुए कि पुल बन चुका है और उसको अब जनता को समर्पित करना है। आज उन्होंने हमारे से वर्चुअली जुड़कर जनता को मालन पुल समर्पित किया है। एक टेक्नोलॉजिकली बहुत ही साउंड हमने पुल बनाने का प्रयास किया है। उसमें पैसा भी लगा, करीबन 26 करोड़ रुपए लगे हैं। तो मेरा विश्वास है कि एक अच्छा पुल तैयार हुआ है और जनता को अभी बहुत उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि भले ही उन्हें बहुत परेशानी हुई, बहुत कष्ट रहा, कुछ समय नाराज भी थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी बात को सुना और मुझे समझा तो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर सभी भाई और बहन खड़े हुए। उनका भी मैं आभार व्यक्त करना तो निश्चित रूप से मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने इससे के न होने से बड़ा कठिनाई महसूस करती थी। बड़ा वैकल्पिक मार्ग था, लेकिन वो स्मूथ जो होती है, जो पुल के माध्यम से होती है, उसमें कठिनाई थी। आज वो उसका मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया। उसके साथ साथ नींबू चौड़ से और सिखड्डी और क्या नाम कहते हैं चिलर खाल तक जो चौड़ीकरण रोड का हुआ और उनका पेंटिंग हुई, उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया है। इससे के न होने से बड़ा कठिनाई महसूस करती थी। बड़ा वैकल्पिक मार्ग था, लेकिन वो स्मूथ जो होती है, जो पुल के माध्यम से होती है, उसमें कठिनाई थी। आज वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि से मुलाकात की। वहीं रामनाथ कोविंद शाम को हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल भी होंगे। ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए गौरव की बात है। हमारे देश की सेना का ये पराक्रम पूरे विश्व के लिए एक संदेश है, ये कहना है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। अपने हरिद्वार प्रवास के दौरान उन्होंने एक देश एक चुनाव पर अपनी राय देते हुए कहा कि इससे देश की प्रगति की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। एक देश एक कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिस पर विधेयक बना है और अभी जेपीसी के पास है। रामनाथ कोविंद ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ते कदम के लिए पीएम मोदी को श्रेय दिया। विश्व प्रसिद्ध और सदियों से जिसका महत्व ऋषि मुनियों और हमारी सनातन परंपरा का एक प्रतीक है, यहाँ तो आना एक सौभाग्य की बात है। और बहुत जब भी किसी का सौभाग्य प्रबल होता है, जागता है, तो उसको हरिद्वार आना, ऋषिकेश आना और यहाँ पर संत महात्माओं उनके दर्शन करना, उनका प्रवचन सुनना और उनका आशीर्वाद लेना
आज मैं यहाँ आया हूँ स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के आश्रम में। जब मैं राष्ट्रपति था तब भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था और एक मन में इच्छा थी कि जब कभी ऐसा संयोग बनेगा तो मैं महाराज जी के आश्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम राम कोविंद जी का आगमन एक शुभ संकेत है। वो ऐसे समय पधारे हैं हरिद्वार की जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारत सशक्त भारत, समर्थ भारत और एक ऐसा भारत जो अत्यंत शक्तिशाली भारत है, ये सिद्ध हुआ है। ये सिद्ध हुआ है कि हमारी सेनाएं सतर्क हैं, अत्यंत शक्ति संपन्न है। ये सिद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर से कि हमारे पास एक वर्चस्व है, नेतृत्व है। ये सिद्ध हुआ कि हमारे पास एक सशक्त अनुभव सिद्ध नेतृत्व है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका संयम, धैर्य, शौर्य, पराक्रम अथवा उनकी सूझबूझ पूरे संसार ने देखी है। ये भूतपूर्व राष्ट्रपति। वहीं चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। अभी तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम यात्रा पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक 5,51,026 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत के बाद ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश उत्साह देखने को मिल रहा है और अब चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 14 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं सबसे अधिक श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ धाम पहुंची, जहां केदारनाथ धाम को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और अब देखिए आपको बताते हैं कि अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। 14 लाख के पार इनका आंकड़ा पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम में 5,51,026 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो वही यमुनोत्री धाम में 2,54,747 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम की बात करें तो 2,41,610 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ धाम में 3,78,095 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और कुल मिलाकर यह आंकड़ा अब 14 लाख के पार जा पहुंचा है। तो चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, इसका अंदाजा संख्या से लगाइए। महज कुछ ही दिन बीते हैं और श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच चुका है। सर्वाधिक की बात करें तो केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु 5,51,026 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला दल नैनीताल जिले के हल्द्वानी से हो गया है। पहले दल में 19 श्रद्धालु हैं। इनमें 6 पर्यटक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 7 पर्यटक उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश की यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल होगा, जहां से विधिवत औपचारिकता के बाद दल यात्रा के लिए रवाना हो गया है। यात्री कैंची धाम, काकड़ी घाट और जागेश्वर मंदिर से होते हुए आगे बढ़ेंगे। यात्रा के दौरान पर्यटकों को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। अंत में ये दल गुंजी पहुंचेगी, जहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी। इस साल यात्रा में धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने वाले यात्रियों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। बताया गया कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां समय से पहले ही पूरी कर ली गई थी। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष पिथौरागढ़ में जाकर के और विशेष करके स्वयं आदि कैलाश जाकर के, एक मैं कह सकता हूँ कि जो सनातन की एक आस्था है और जिस तरह से आध्यात्मिक रूप में सनातन को आगे बढ़ाने का जो एक विषय है सनातन के साथ, उसमें उन्होंने स्वयं आदि कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए
और जो एक बहुत प्राचीन हमारी शिव की जो एक के प्रति जो लोगों की आस्था है, और साथ ही साथ जो है कि कैलाश मानसरोवर जो रूट है उसी रूट पे जो है कि अपना आदि कैलाश पड़ता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब पिथौरागढ़ गए थे तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो मानसखंड की बात की थी, तब से पूरे देश के ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हर बार नए विषयों को साझा करते हैं, जिसके चलते इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से वो गुजरात के लोगों ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, साथ ही कैसे वेस्ट पेपर को रिसाइकल कर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और कई महत्वपूर्ण विषयों को रखते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। देखिए, जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहां पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। उन्हें बताया कि हनी के क्षेत्र में जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। वहीं पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमितिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मन की ही बात नहीं करते हैं, लेकिन अपने मन की बात में आज तक उन्होंने जन की बात नहीं सुनी। उत्तराखंड की बात करते हैं मगर आपको उत्तराखंड की धरातल का नहीं पता। महिला अत्याचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई बात नहीं की। आज देश में महिला अपराधों में वृद्धि हुई है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी इन सब बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी मन की बात में व्यस्त हैं, जबकि आज राज्य में इन सभी विषयों पर कार्य होना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने मुझे लगता है अरबों रुपया मन की बात में खर्च कर दिया है, और उनको ये समझना चाहिए कि अब जनता ये चाहती है कि मोदी जी उनकी बात सुने, मोदी जी जन की बात सुने। मन की बात बहुत हो गई। और आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, लेकिन एक बात बताइए, आपको उत्तराखंड की धरातल की स्थिति का क्या पता है? आपको जिक्र करना चाहिए तो आपको उन नौजवानों से बात करनी चाहिए जो बेरोजगार हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड के जीआई टैग उत्पादों पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर रजनीकांत ने कृषि मंत्री जोशी को जानकारी दी कि अब तक वो देश के 24 राज्यों से 350 से अधिक उत्पादों के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिसमें से 157 जीआई टैग ग्रांट हो चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड के 25 ग्रांट हो चुके हैं। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देखिए, अभी पूर्व में हमारे 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला था और बहुत जल्दी हमारा जो बेड़ू है, हमारा जो भंगजीरा है, हमारा जो तिमूर है, हमारी कोशिश होगी हमने इसको भी जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से
हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित ही इन चीज़ों को जीआई टैग मिलेगा और जो कि यहाँ की कृषि के लिए, यहाँ की ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ देशव्यापी अभियान 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत राज्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओडिशा से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका आयोजन सभी प्रदेश भर में होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान को किसान से जोड़ना है, जिसके तहत वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने पर जोर देंगे। माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी उड़ीसा से जिसकी शुरुआत करेंगे और सभी प्रदेशों के अंदर सभी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि इसकी शुरुआत करें। इसका आशय विज्ञान को साइंस से विज्ञान को जो है किसान से जोड़ना है। जब किसान विज्ञान से जुड़ेगा, पूरे जो हमारे 6000 से अगर ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, 29 तारीख से लेकर 12 तक पूरे देश में जाएंगे। एक दिन में 2 गांवों का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति थोड़ा विषम है। तो मैंने माननीय शिवराज जी से अनुरोध किया कि हमारा थोड़ा समय बढ़ाया जाए, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं कि एक दिन में 2 नहीं संभव हो सकते। और मुझे पूरा भरोसा है जब किसान और विज्ञान एक साथ मिलकर काम करेंगे, हमारा उत्पाद बढ़ेगा, देश आत्मनिर्भर होगा, किसानों की आय दुगनी होगी। वहीं हरिद्वार में संत समाज ने रेडिको खेतान की नई विस्की त्रिकाल के नाम पर सख्त आपत्ति जताई है। तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए ब्रांड का नाम तुरंत बदलने की मांग उठाई है। संतों का कहना है कि त्रिकाल शब्द भगवान शिव, वेद पुराण और सनातन संस्कृति से जुड़ा है, जिसे शराब जैसी चीज से जोड़ना आस्था का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने नाम वापस नहीं लिया तो हरिद्वार से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। पुरोहितों ने आरोप लगाया कि कंपनियां हिंदू धर्म से जुड़े पवित्र शब्दों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, ये सिर्फ रेडियो खेतान कंपनी का ही काम नहीं है। इस भारत के अंदर सनातन धर्म के प्रति जिस प्रकार की सोच इन विदेशों में पढ़कर आने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों के युवाओं का हो गया है, वो लगातार सनातन धर्म के ऐसे शब्दों को सनातन धर्म पर प्रहार करने जैसे सनातन धर्म के प्रति कुठारात्मक रवैया अपनाते हुए हमेशा अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट भी बिक जाए और चूंकि जितना विवादित होगा, जितनी चर्चाएं होंगी, उतना अट्रैक्ट होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि रेडिको खेतान जैसी बड़ी कंपनी के लोग इस प्रकार धार्मिक हिंदू धर्म से रिलेटेड नामों को, अपनी शराब कंपनियों को, शराब प्रोडक्टों को अपना नाम देकर, धार्मिक नाम देकर अगर शराब बिक्री का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत आक्रोश कर देने वाला है। वहीं हरिद्वार जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। जिला पंचायत कार्यालय सभागार में हुई बोर्ड मीटिंग में सभी पंचायत सदस्यों समेत जिलाधिकारी, सीडीओ और तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर कई योजनाओं पर चर्चा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जानकारी दी कि पिछली मीटिंग में करीब 80 करोड़ का बजट पास किया गया था। इस बार विकास योजनाओं को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। साल में चर्चा पर बात होकर आगे इस जनपद को, जो गांव के एरिया है, उसे डेवलपमेंट कैसे अच्छे तरीके से करे जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम किस तरीके से दी जाए, हर एक बिंदु पर बात हुई। कितने प्रस्ताव? जो समस्या गांव में आज की तारीख में आ रही है, तालाब पानी से लबालब भर रहे हुए हैं। जो हमारा तालाब का वाटर लेवल है
वो हमेशा घटता जा रहा है। उसके लिए भी अब जिला पंचायत उस काम को अगले 1 साल में बहुत तरीके से अंजाम दे देंगी। जितने भी हमारे तालाब है वे जो उनके अंदर कूड़ा कचरा पॉलीथीन इस सब जम गया और पानी अंदर नहीं जा रहा है, जब उनकी सफाई होगी पानी भी अंदर जाएगा। चर्चा पर बात। वहीं हरिद्वार के ARTO ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखाना होगा। इस टेस्ट में पास होने पर ही उन्हें DL जारी किया जा सकेगा। परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। 76 लाख रुपए की लागत से बना ये ट्रैक पिछले साल बनकर तैयार हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के वर्चुअली उद्घाटन के बाद इसका इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया गया है। इस ट्रैक में स्पीड ब्रेकर, बैरिकेडिंग और तीव्र मोड़ जैसे जगहों पर ड्राइविंग कर रियलिस्टिक टेस्ट देना होगा। आवेदक ने कैसी ड्राइविंग की, इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आवेदक को नया DL जारी या DL का रिन्यूअल किया जा सकेगा। मैनुअल टेस्ट लिया जाता था, अब वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया है। हमारा जो ट्रैक है इसमें सेंसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसमें एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है, एक एक स्टेप्स पे मार्किंग होती है, उस हिसाब से उनका पास या फेल उनको किया जाता है और उसी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे ही हम अब DL इशू करते हैं। स्टैंडर्ड मानक हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग हो गया या इंक्लिनेशन पे कैसे गाड़ी हो रही है या जिगजैग वो कैसे चला रहे हैं, पैरेलल पार्किंग कैसे हो रही है। तो इन सब एक मानकों की एक रियलिस्टिक टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटेड है, हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है और इसकी ऑथेंटिसिटी पे ड्राइविंग का टेस्ट देने आए थे। बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है और एक स्लोप के पहले रुकना पड़ता है, तो ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहाड़ी एरिया है, 4 धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम, तो पहाड़ी पर ड्राइविंग चलाने के लिए ये जो स्लोप का टेस्ट है ये बहुत बढ़िया। इससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहेगा ये टेस्ट देकर। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र TV। नमस्कार।